आदरणीय मंच, सामने बैठे हुए मेरे बड़े भ्राताश्री सुरेश भटियोरा जी, और सही कहा आपने लोकेश जी, मुझे सुनने आए तमाम नासिक के टाइगर कहो, लायन कहो, सर्वप्रथम मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, नतमस्तक होता हूँ दाभोलकर जी के शहादत पर। पिछले 1 महीने से लगातार भ्रमण पे हूँ, शहर शहर जा रहा हूँ, सुबह उठना, नाइट ट्रैवल करना। तो जब मैं वापस आया दिल्ली फर्स्ट फेज़ के चुनाव के चक्कर में, तो वायरल ने पकड़ लिया। फिर सोचा कार्यक्रम कैंसिल करूँ ना करूँ, लेकिन नाम ऐसा था दाभोलकर जी का, तो सोचा जाना चाहिए। छोटी मोटी यदि बुखार से डर के हम डर गए तो फिर उनका नाम लेने की हमारी औकात नहीं, तो फिर हमें बोलना भी नहीं चाहिए, उनका नाम भी लेना नहीं चाहिए। तो मैं आया हूँ, थोड़ा बीच में खांसूंगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्रयास वही होगा, जो बोलता हूँ वही मैं यही बोलूँगा, कोई अलग अलग बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं नेता नहीं, मैं विचार नहीं बदल सकता। जो सामने दिखता है वो बताता हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ कि हम उन पत्रकारों में से हैं जिनकी पत्रकारिता, हम नारद मुनि को हमारा गुरु नहीं मानते, हम संजय को मानते हैं महाभारत के, कि जो सामने देखता था वही उसने बताया। नारद तो थोड़ा सा इधर उधर कर लेते थे, और फिर नारद जी को उसका भला भी मिलता था, कभी वर मिलता था, कभी कुछ बेनिफिट्स मिलते थे। ऐसे पत्रकार भी बहुत हैं हमारे बीच में, नारद वाले, लेकिन हम तो संजय वाले हैं। आज का विषय लोकतंत्र, संविधान और इलेक्टोरल बॉन्ड। लोकतंत्र और संविधान पे तो पिछले मैं 6 महीने से लगातार बोल रहा हूँ, और बहुत सारे स्पीचेस वायरल भी हो रहे हैं, लेकिन शायद इलेक्टोरल बॉन्ड पे पब्लिकली आज पहली बार बोलने जा रहा हूँ। लोकतंत्र, संविधान, ये 2 शब्द क्या 2014 के बाद हमारे बीच में कुछ अर्थ लेके बैठे हैं कि अर्थहीन हो गए हैं? यह हमें सोचना होगा। लोकतंत्र के मायने ये नहीं कि आप चुनाव जीत के आते हैं और यदि आपको बहुमत बहुत ज़्यादा मिल गया तो एक मदमस्त हाथी जैसे आप इस देश पे शहंशाह करके राज करते हो। लोकतंत्र में आपको मदमस्त होने का अधिकार नहीं, क्योंकि संविधान का अंकुश हमेशा उस तानाशाह के सर पे रहता है। लेकिन कोई संविधान को ही न माने, संविधान की ही धज्जियां उड़ाए, तो मुझे लगता है फिर जन जागरण का समय आ गया है, एक और आज़ादी का समय आ गया है। बीच में एक राजनेता ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आपातकाल घोषित किया, तब अधनंगी, भूखी, गरीब, फटेहाल इस देश की जनता ने भी संविधान के रक्षण के लिए आवाज़ उठाई, और जो परिवर्तन हुआ वो इतिहास है। आज उस स्थिति से हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आज आपातकाल के समय, 70s का वो समय है, और आज का समय हम ना अधनंगे हैं ना भूखे हैं, लेकिन आज संविधान उससे भी ज़्यादा बुरी तरह से रोधा जा रहा है और हम चुप है। ये सबसे बड़ा संकट है। पत्रकार का काम उद्बोधन का नहीं है। टेलीविज़न में हम बहुत ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट का बाइट बहुत बड़ा होता है, और यूट्यूब में 10 मिनट का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उद्बोधन करते समय इससे भी ज़्यादा आपको बोलना पड़े, इसके मायने ये हैं कि आपकी बोलने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि लोग कान में शीशा डाल के सोए हुए हैं। मैं अकेला नहीं हूँ ये देख रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ जो मैं सुन रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ ये जो पढ़ रहा हूँ। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप सब लोग जानते हैं,
आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, इसके बावजूद हम चुप क्यों हैं? लगातार संविधान पे हमले होते हैं, हम चुप क्यों हैं? लगातार झूठ बोला जाता है, हम चुप क्यों हैं? लगातार न्यायालयों के निर्णय की अवहेलना होती है, हम चुप क्यों हैं? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ समाप्त हो जाए, फिर से नए सृजन की व्यवस्था करें? या आपने सोचा कि आपकी जिंदगी तो आपने जी ली, अगले पीढ़ी के लिए आपका कोई दायित्व ही नहीं है तो सोते रहिए आप, लेकिन अगले पीढ़ी के लिए कुछ दायित्व हो। यदि श्राद्ध कर या किसी भी दिन माता पिता को कोई याद करे तो आदर से याद करे, दो गाली देके कोई याद करे तो वो माता पिता भी क्या है? बोलेंगे ये हमारे माता पिता है। जब देश बर्बाद हो रहा था, ये एयर कंडीशन में सीरियल देख रहे थे ओटीटी पर। समय है जागरण का। 2024 के चुनाव का पर्व शुरू हो चुका है। हम किसी एक राजनीतिक व्यवस्था के फेवर में नहीं हैं, ना हम किसी एक राजनीतिक व्यवस्था के साथ हैं। हम लोकतंत्र चाहते हैं जहां विपक्ष की भी इज्जत हो। हम लोकतंत्र चाहते हैं जहां सामान्य इंसान भी लगे कि मेरी सरकार है, ये मेरा देश है, मैं हूं, सरकार के मायने मैं हूं। क्या ये स्थिति आपको दिखाई देती है? दो गुजराती बैठे हुए दिल्ली में अपने मन के हिसाब से सरकार चला रहे हैं और हम लगातार तालियों पे तालियां पीट रहे हैं। कभी कोई धर्म की अफीम चढ़ा देता है तो कोई जातिवाद कहता है, या कोई कहता है ये नहीं है, इसके जगह कोई दूसरा नहीं, इसलिए यही सही। क्या 143 करोड़ का देश इतना खोखला हो गया? मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज जितने हॉल में बैठे हैं उनमें से हर एक इंसान का आईक्यू इन दोनों गुजरातियों से कई गुना अच्छा है, कई गुना ज़्यादा है। अनपढ़ और गवार इस देश में आपने बिठा दिए। सवाल अनपढ़ गवार का नहीं। धीरू भाई अंबानी भी अनपढ़ थे, इतने कोई डिग्रियां नहीं थी, लेकिन वो जानते थे कि उन्हें क्या करना है। और जब वो जानते थे उन्हें क्या करना है, तो जब अपने लक्ष्य की ओर चले तो उन्होंने लगातार अपने साथ ऐसे लोग रखे कि अपना लक्ष्य पार करें। ये दोनों बौने हैं और अपने साथ अपने से भी छोटे बौने लेके घूम रहे हैं, और इन्हीं बौनों के बीच में अपने आप को महिमामंडित करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। किस बात की संविधान की बात करेंगे? प्रधानमंत्री अभी हाल ही में एक जगह कह बैठे कि आम्बेडकर जी भी आएंगे तो संविधान नहीं बदल पाएंगे, संविधान बदलने नहीं दूंगा। तो मेरा आज प्रश्न है प्रधानमंत्री जी से इसी मंच से, और लगातार मैं ये प्रश्न पूछता हूं, ये विवेक देबरॉय कौन है? ये अरुण गोविल कौन है? ये हेगड़े कौन है? ये लल्लन सिंह कौन है? यदि कोई नहीं है तो ठीक है, और यदि उनका वजूद है कि एक आपका सांसद है, सांसद का चुनाव लड़ रहा है मेरठ से, कोई कहां से सांसद का चुनाव लड़ रहा है, और एक तो आपके जो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिकल एडवाइजरी कमेटी होती है उसके चेयरमैन हैं। यदि ये लोग कहते हैं कि संविधान बदलना है और हम संविधान बदलने जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम संविधान बदलने नहीं देंगे, तो इसमें सही कौन और झूठ कौन ये प्रधानमंत्री कब तो बताएंगे। और यदि प्रधानमंत्री सही है तो इन झूठों पे उन्होंने क्या एक्शन ली? क्या मेरे प्रधानमंत्री के सलाहकार वो हो सकते हैं जो बाबा साहब के आंबेडकर के संविधान में विश्वास ही नहीं रखते? और यदि जो आदमी संविधान में विश्वास नहीं रखता वो इस देश के प्रधानमंत्री को क्या सलाह देता होगा? क्या प्रधानमंत्री का जिस पार्टी से उस पार्टी का नुमाइंदा मेरठ में चुनाव लड़ता है, सांसद का अरुण गोविल, यदि वो गलत है तो वो सांसद का चुनाव क्यों लड़ रहा है? ये इन लोगों की बहुत पुरानी आदत है। कुछ लोगों को उसका देते हैं कि आप हा हा नाना करते रहिए, हम हा हा करते रहेंगे और जनता को लगातार भ्रमित करेंगे।
मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री के प्रति मैं आदर व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं, वो मेरे भी है, मैं भी टैक्स पेयर हूँ और आप सबके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री लज्जित करे हमें, तो हमें उनको पूछना भी चाहिए कि हे मेरे बाप, ऐसा व्यवहार मत कर जिससे हम रोज लज्जित हो। क्यों नहीं एक्शन लेते? क्यों ये आदमी अभी भी बैठा है उसी चेयरमैन पद पे? और वो कहता क्या है कि समय आ गया है कि वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ये ब्रिटिशकालीन संविधान है, अब इस संविधान को बदलना होगा। देयर इज अ केस ऑफ वी द पीपल टू एम्ब्रेस द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजेक्ट द कॉलोनियल लेगेसी। इसके मायने क्या है? क्या ब्रिटिशों का संविधान था? क्या ये अर्थशास्त्री इतना अनपढ़ है कि उसने संविधान के बारे में पढ़ा भी नहीं? 2.5 साल लगातार चर्चा करते हुए लाखों पन्ने फाड़ फाड़ के फेंक दिए होंगे। और आज के जैसा सरकारें नहीं थी तब, ना आज के जैसे नेता थे कि जो किसी की बात नहीं सुनते थे। वहाँ एक छोटा आदमी भी उठ के खड़ा हो जाता था संविधान सभा में, तो उसको पूरा सुना जाता था और उसमें रेक्टिफिकेशन होता था। अथक प्रयासों से विश्व के बेहतरीन संविधानों को स्टडी करने के बाद इस देश के संविधान ने जन्म लिया, और आज भी विश्व का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन संविधान पूरा विश्व उसको मानता है। आप बाबा साहेब आम्बेडकर को इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो चुनावी एटीएम है आपके लिए। आप सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर, हमने भारत रत्न दिया, हमने संविधान लागू किया, ये बार बार इसलिए बोला जाता है कि उन्हें लगता है क्योंकि हमारे देश में भी हम भी लोग पागल हैं। बाबा साहब आम्बेडकर को हमने दलितों का नेता बना के छोड़ दिया, और बहुत ज़्यादा हो गया तो संविधान का रचयिता करके उनकी इतिश्री कर दी। लेकिन आज भी विश्व में बाबा साहेब आम्बेडकर से बड़ा अर्थशास्त्री पैदा नहीं हुआ। आज भी विश्व के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में तमाम नोबेल प्राइज़ विनर जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ लिया है, उनका स्टडी का बेस आज भी वो किताबें हैं जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखी है। एक वाक़या मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी संविधान पे बोल रहा हूँ, फिर लोकतंत्र और फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड मैंने बाद में रखे हैं, बहुत सारा मटेरियल है। एक बार मनमोहन सिंह किसी इशू पे उलझ गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसका तोड़ क्या निकालें। उन्होंने अपने आसपास जितने भी सलाहकार हैं उनको पूछा कि ये सिचुएशन बनी है, इसमें क्या किया जाए। खुद एक बेहतरीन अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, वी आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। 2 दिन बाद नरेंद्र यादव ने उन्हें एक कागज़ टाइप करके दे दिया। वो पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि नरेंद्र, यू आर ग्रेट, यू गॉट द सॉल्यूशन। नरेंद्र यादव ने कहा कि आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट ग्रेट, आई जस्ट कॉपीड 1 पैराग्राफ फ्रॉम दिस बुक रिटन बाय आम्बेडकर। आम्बेडकर के किताब का एक पैराग्राफ आज भी वर्तमान समस्या का निदान करता है। वो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट आम्बेडकर को हमने दलितों का नेता बना के वेस्ट किया है, और प्रधानमंत्री जी बार बार आम्बेडकर जी का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ दलितों के वोट चाहिए है। मैं बार बार कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी अभी बार बार भाषण में बोलते हैं कि ये डीएम के सनातन को गाली देता है, ये राम के प्राण प्रतिष्ठा में एक कांग्रेसी आई नहीं, इन्होंने राम का अपमान किया, हिंदुओं का अपमान किया, इनको नकारो। क्या प्रधानमंत्री में इतनी ताकत है कि अम्बेडकर साहब को नकारे? जब अम्बेडकर जी ने बुद्ध धर्म स्वीकार किया तो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। पहली प्रतिज्ञा थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ना मानूंगा ना पूजा करूंगा, मैं राम और कृष्ण को ना मानूंगा ना पूजा करूंगा, मैं गणपति गौरी गणेश को ना मानूंगा ना पूजा करूंगा, मैं ईश्वर के अवतार को मानता नहीं ना पूजा करूंगा, मैं बुद्ध को भी ईश्वर का अवतार नहीं मानता। आपको आम्बेडकर जो राम को नहीं मानते वो चल जाते हैं, और आपको वो तमाम लोग
जो इसलिए प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए क्योंकि आपका वो पार्टी का आयोजन था, तो आप उनको हिंदू विरोधी करते हैं। सवाल का जवाब दें। यदि आम्बेडकर चाहिए तो पूर्णोत्तर के साथ ले लीजिए, सब्जेक्टिव मत लीजिए आम्बेडकर कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। ये तो नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी। लेकिन ये बताएगा कौन, बोलेगा कौन? हमारे प्रधानमंत्री जी किसी पत्रकार से तो बात करते नहीं। जब इंटरव्यू देते तो उन्हें कोई फिल्म का एक्टर चाहिए होता है या फिर किसी एजेंसी के मालकिन जो सवाल पूछती है, प्रति प्रश्न तो होता नहीं। और फिर वो झूठ पे झूठ परोसे जाते हैं और हंसते जाते हैं। इन्होंने तो कम से कम विरोधियों ने उठाए हुए मुद्दे तो उठाए। इसके पहले अक्षय कुमार ने तो विश्व का सबसे बड़ा सवाल उनके सामने रखा था, जिससे विश्व परेशान था कि आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। और इस पे हमारा गोदी मीडिया महिमा मंडन होता है कि प्रधानमंत्री जी आम चूस के खाते हैं। वाह 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 वाह, क्या है, कहाँ जा रहा है देश? तो जिन आम्बेडकर की आप पूजा करते हैं, जो बार बार कहते हैं कि मैं संविधान बदलने नहीं जा रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, 30 साल दिल्ली को दिए हैं। मैं अभी सुरेश जी मेरे बड़े भाई है, उन्हीं के साथ था, तो मैंने कहा कि वैसा देखा जाए तो हम उनसे सीनियर हैं दिल्ली में। वो दिल्ली में हमारे बाद आए। हम अधिकारियों को उनको पहले से जानते हैं। उनके साथ अधिकारी डर से रहते होंगे, हमारी अधिकारियों से आज भी दोस्ती है। मैं आप दावे के साथ कहता हूं 2024 में यदि इनको मैंडेट मिला तो संविधान की प्रति रेडी है, रिप्लेस करने में 3 दिन नहीं लगेंगे। अगली बार चुनाव होंगे ना होंगे पता नहीं, ये व्याख्यान माला भी कहाँ तक कंटिन्यू रहेगी पता नहीं, हम और आप बोल पाएंगे और आप सुन पाएंगे ये पता नहीं। 2024 के बाद एक अंधकार में है, कहीं मुझे कोई टिमटिमाती रोशनी नहीं दिखाई देती। और उस रोशनी पैदा करने के लिए ही ये जागर हम लगातार कर रहे हैं। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं इन झूठों से, जुमलेबाजों से, इन लफ्ज़बाजों वालों से प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। 2014 के बाद सरकार मुंह खोलती है तो झूठ बोलने के लिए खोलती है। कौन सी बात सच्चाई की कही होगी उन्होंने आज तक? मैं चैलेंज करता हूं और मैं हर मंच से चैलेंज करते आ रहा हूं, कोई चैलेंज लेने वाला नहीं मिला मुझे। प्रधानमंत्री मुझे बताइए सच कहां बोले? प्रधानमंत्री के तमाम वक्तव्य ला के देखेंगे, चाहे निजी जीवन के बारे में बोले हो, चाहे सार्वजनिक जीवन के बारे में बोले हो, चाहे राजनीतिक जीवन के बारे में बोले हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इश्यूज के बारे में बोले हो, चाहे घरेलू इश्यूज के बारे में बोले हो, सिवाय झूठ के कुछ नहीं परोसा। लोग सवाल नहीं पूछते, इसका मतलब ये मत मानिए कि आपका झूठ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। झूठ झूठ होता है और दिखता है, और यही झूठ जब सामने आता है तो उससे बड़ा झूठ फेंका जाता है। जब आप कहते हो कि 2022 में किसानों की आय दुगनी होनी थी, तो आपको बोला जाता है कि 2047 में देश एक नए कलेवर में होगा। आप 2022 भूल के 2047 का सपना सर पे लेके घूमते हो। आपको ये भी पता नहीं कि वो जो घाघर आपके सर पे रखी उन्होंने 2047 की, वो भी खाली है। जब वो घाघर 47 की उतारोगे तब लोग रोएंगे। इसीलिए जनजागर है हर जगह पे। आप देखिए, लोकतंत्र की बात करें तो इस देश में लोकतंत्र बचा कहाँ है? कौन सा लोकतंत्र है? क्या विरोधियों की बातें सुनी जाती है? और यदि विरोधियों की बातें सुनी जाती है तो निष्कासन क्यों होता है? छोटी छोटी बातों पे निष्कासन किया जाता है। विरोधी चिल्लाते रहते हैं, इनके कान पे जू नहीं रेंगती। मणिपुर जल रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आज भी मणिपुर जल रहा है। आज 1 साल से ज़्यादा हो गया। प्रधानमंत्री जी के पास अभी भी मणिपुर के लिए समय नहीं है। एक क्षेत्र में, बंगाल में महिलाओं के साथ गलत घटनाएं होती हैं, निषेध करना चाहिए। ममता के होते हुए यदि महिलाओं के साथ अत्याचार हुए तो इससे ज़्यादा घिनौना काम नहीं। ये ममता बनर्जी की जवाबदेही बनती है और सवाल पूछने चाहिए। लेकिन फिर जवाबदेही तो मणिपुर पे भी बनेगी। जवाबदेही तो उन महिला पहलवानों के बारे में भी बनेगी कि आज उस व्यभिचारी सांसद का टिकट काटने में आज भी इनको नानी याद आ रही है। आज भी केसरगंज की टिकट आज भी अनाउंस नहीं हुई है।
क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले फेज़ का चुनाव हो जाए, दूसरे फेज़ का चुनाव हो जाए। जब चुनाव हो जाए तो धीरे से टिकट दे दे ताकि इसका बवाल ना हो। आपको व्यभिचारी भी चाहिए, आपको भ्रष्टाचारी भी चाहिए। आपको बीएचयू में एक लड़की के साथ, आईआईटी की लड़की के साथ अत्याचार हुआ, उसकी इज्जत लूट ली गई। इज्जत लूटने वाले बीजेपी के नेता थे, पकड़े, मालूम था कौन नेता है। इसके बाद 1 महीने तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई क्योंकि वो मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में बिजी थे। और ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। गुजरात में लॉ यूनिवर्सिटी है, लॉ यूनिवर्सिटी की महिलाओं के हॉस्टल में सामूहिक व्यभिचार हुआ है और वहां लड़कों को भी नहीं छोड़ा गया। कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई। जब एक लड़की ने सोशल मीडिया पे लिया, सैल्यूट करता हूं उस जय साहिबा को जो इंटरिम चीफ जस्टिस थी। उसने उस सोशल मीडिया के अकाउंट को सुओ मोटो रिट पिटीशन फाइल करवाई, एक कमेटी बनाई और जब कमेटी की रिपोर्ट आई तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। ये है उस गुजरात का राम राज्य जहाँ 35 साल से बीजेपी काम कर रही, राज्य कर रही है और 10 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री जी के पास कभी समय मिला उन लड़कियों को मिलने का कि व्यभिचार नाम की चीज सिर्फ विपक्ष की सरकारों के बीच में होती है। यदि बीजेपी की सरकार में कुछ हुआ तो उस व्यभिचार को सदाचार समझा जाए। ये कौन सा लोकतंत्र है? जब से आए 2014 से लेकर आज तक 13 सरकारें इन्होंने गिराई है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के नाम से। चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं तो सरकार बनाते हैं, चुनाव हारते हैं तो 6 महीने के अंदर सरकार गिरा के सरकार बनाते हैं, खोके दे के बोके खरीदते हैं या फिर ईडी के गन पॉइंट पे लोगों को ले आते हैं और कहते हैं हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। कौन से लोकतंत्र में विश्वास करते हैं? क्या ये लोगों को पता नहीं? क्या आप लोगों को पता नहीं? कौन रामलला को लाया? इनमें औकात होती तो अध्यादेश लाते हैं, इन्हें औकात होती तो कानून पास करते कि राम का मंदिर बनाना चाहिए। राज्यसभा में आपके पास मेजॉरिटी नहीं थी तो फिर 370 के लिए कैसा राज्यसभा में चले गए? तब कैसा जुगाड़ हुआ मेजॉरिटी का? राम के नाम पे क्यों नहीं हुआ? आपकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जब मंदिर बनता है तो उसका क्रेडिट आप लेते हैं और कहते हैं कि मैंने राम को लाया। आप इतने बड़े हो गए हो, राम को ले आएंगे? इतना अहंकार तो रावण को भी नहीं हुआ था। और जब थोड़ा बहुत हुआ था तो शिवजी ने एक अंगूठे से बता दिया था तेरी औकात क्या है। आज वो शिवजी का रूप जनता जनार्दन को धारण करना होगा। इस रावण को बताना होगा इसकी जगह कहाँ है। और इसके लिए आने वाला चुनाव, हमारे देश की आर्थिक स्थिति, हम किसी भी दिन लंका की स्थिति पे जाने वाले हैं। हमारे देश के ऊपर 200 लाख के ऊपर का कर्जा है। पिछले बजट में 50% से ज़्यादा हमारे देश की कमाई सिर्फ ब्याज में हमने दी है। 27-28 का बजट जो होगा उसका प्रोजेक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, जितनी आपकी इनकम होगी देश की वो पूरी की पूरी ब्याज और इंस्टॉलमेंट में जाएगी। ये देश का बजट पूरा टोटल 100% डेफिसिट होगा। कहाँ से करेंगे? कितने टैक्सेस लगाएंगे? किसको जवाब देंगे? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री हाउस में कहती है कि हमने पेट्रोल के प्राइसेस इसलिए बढ़ाए क्योंकि मनमोहन सिंह ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए के बॉन्ड खरीदे, पेट्रोल बॉन्ड। वो बॉन्ड 10 साल के लिए थे, 10,000 करोड़ का हर साल का ब्याज था। ठीक है, आपने वो पैसा वापस किया, लेकिन उसके ऊपर उसके नाम पे जो आपने एक्साइज बढ़ाई तो टोटल आपने 1 करोड़ 30 लाख का टोटल 2 करोड़ के आसपास, 2-2.25 करोड़ के आसपास आपने वापस किए। और एक्साइज बढ़ा के आपने उन 7 सालों में 7 लाख करोड़ इकट्ठा किए। 7 लाख करोड़ आप 2 लाख करोड़ का कर्जा चुकाने के लिए इकट्ठा करते हो और बदनाम किसी और को करते हो। ये इनकी इकोनॉमिक्स है।
जीएसटी, बार बार कहते जीएसटी बढ़ा। कौन सा जीएसटी बढ़ा? जीएसटी इसलिए बढ़ रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि आपका जीएसटी जो लगता है वो आपकी कीमत पे लगता है, वस्तु के क्वांटिटी पे नहीं लगता। जीएसटी एक टूथपेस्ट पे नहीं लगता, जीएसटी टूथपेस्ट की कीमत पे लगता है। दूसरी बात, टोटल जीएसटी जो आता है उसके आंकड़े में बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। टोटल जीएसटी जो स्टेट का जीएसटी है, और फिर इसके बाद तीन टाइप के जीएसटी होते हैं। एक सी जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, एस जीएसटी, स्टेट जीएसटी, और एक आई जीएसटी। आई जीएसटी जो होता है वो इंटीग्रेटेड जीएसटी माना जाता है, जो इंटर स्टेट शिफ्टिंग में जो जीएसटी लगता है वो। और इंपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूँ मैं आपको। ताज़ा आंकड़ा है मार्च महीने का, अभी हम अप्रैल में हैं। मार्च में इस देश का जीएसटी 1,78,484 करोड़ हुआ। उसमें एस जीएसटी 43,746 करोड़ का हुआ, सी जीएसटी 34,532 करोड़ का हुआ, और आई जीएसटी 87,947 करोड़ का हुआ। आई जीएसटी देखा जाए तो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी के टोटल से भी ज़्यादा है। अब इस आई जीएसटी में 41 करोड़ रुपए, यानी आधे से ज़्यादा सिर्फ इंपोर्ट का है। आप इंपोर्ट पे ड्यूटी लगाते हो तो माल महंगा आता है। यदि वो इनपुट भी है तो जब आपका इनपुट ही कॉस्टली होगा तो आउटपुट भी कॉस्टली होगा। देश में दो मॉडल होते हैं तरक्की करने के। एक होता है वी मॉडल, जहाँ गरीब भी ऊपर जाता है और रईस भी ऊपर जाता है, वो होता है विकसित देश। एक होता है के मॉडल, जिसमें गरीब और गरीब होता है, नीचे जाता है, और रईस जाता है। हमारा देश के मॉडल पे जी रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा करोड़पति हमारे यहाँ बढ़ते हैं। हमारे यहाँ 2% लोगों में 48% की वेल्थ बटी हुई है। ये जो आंकड़े आते हैं, ये आंकड़े सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ये कितने झांसेबाज लोग हैं, ये कहते हैं कि इकोनॉमी बड़ी हो गई, हमारी इकोनॉमी इज ग्रोइंग, बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही है, जीएसटी बढ़ा है, देखो व्यापार चल रहा है। अरे आयात बढ़ रहा है, इसलिए जीएसटी बढ़ रहा है। और जिस देश का आयात ज़्यादा होता है और निर्यात कम होता है, वो देश डूबना तय है। 200 अरब डॉलर का घाटा है आयात और निर्यात में हमारे यहाँ। जब आयात निर्यात का घाटा बोलते हैं तो इनको साफ सूंघ जाता है। ये आंकड़े आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि आंकड़ों से ज़्यादा महंगाई क्या होती है ये आपको हर एक को पता है। जब आप दूध, ब्रेड, अंडा, केला, संतरा जो भी खरीदोगे, उसकी कीमत जब बढ़ी हुई आती है तो आदमी कहता है कि 1 डजन नहीं, आधा डजन दे दे आप केले, क्योंकि लेने तो 1 डजन आया था, उस बजट में वो आधा डजन हो गए हैं। गृहिणी की थाली सिकुड़ रही है और ये कहते हैं कि देश विकास की ओर है। जितने बड़े यूरोपियन देशों के रिसर्च के आंकड़े आते हैं कि इंडिया इज ऑप्टिमिस्टिक, भारत और तरक्की की ओर जा रहा है, भारत का जीडीपी का ग्रोथ ये होगा, विकास का ग्रोथ 7.5 होगा। ये तमाम लोग इसलिए आंकड़े देते हैं क्योंकि उन्हें भारत से कमाना है। भारत उनके लिए 143 करोड़ का कंज्यूमर है। एक मैगी 2 महीने के लिए हमने खरीदना बंद कर दी, फैक्ट्री बंद होने के लिए आई थी रुकी, कंपनी वाइंड अप हो जाती। इसलिए ये लगातार सरकार को कहते कि ऐसी ही योजनाएं बनाते रहो, ऐसा ही हमारा स्वागत करते रहो, ऐसे ही इस देश को डुबाते रहो, हम आपको झांसा देते रहेंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। इसीलिए आंकड़ों के साथ कभी विश्वास मत रखना, इनके आंकड़े खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। जब मैंने देखा कि नीति आयोग ने कहा कि बेरोजगारी खत्म हो गई, बेरोजगारी इतना कैसी हो गई बेरोजगारी, तो पता पड़ा खेती पे काम करने वालों को भी इन्होंने रोजगार बता दिया। और इन्होंने बता दिया कि जो लोग
फैक्ट्री से निकाले गए वो कुछ ना कुछ खुद का कर ही रहे हैं, तो वो भी तो रोजगारी कर रहे हैं। ये तो शनि मंदिर के बाहर बैठने वाले भिखारी को भी रोजगार मानेंगे। और यदि देश में भिखारी भी रोजगार हो गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारा देश तो कभी बेरोजगार था ही नहीं। तो फिर मोदी जी किस बेरोजगारी की बात करते हुए चुनाव जीते थे? आज मैं शिरडी से जब आया तो ड्राइवर को पूछा तो क्या करता है? बोला मैं ड्राइवरी करता हूं। क्या पढ़ा लिखा है? बोले मैंने ITI किया इलेक्ट्रिकल का। तो मैंने बोला ये करके ड्राइवरी क्यों करता है? बोले महिंद्रा में काम करता था, लॉकडाउन में नौकरी गई सो गई। घर में खेती है 2.5 एकड़, पिताजी और माताजी खेती करते हैं, पानी का प्रॉब्लम है, इसलिए अभी मिर्च लगाई थी सब जल गई। तो एक को तो नौकरी करके घर चलाना होगा। अब जब प्रधानमंत्री जी को कहेंगे कि कोविड के टाइम पे लोगों की नौकरियां गई, तो बोलते कहाँ है? जिसकी नौकरी गई वो तो ड्राइवर है, रोजगार तो मिल गया उसको। जब मनरेगा पे प्रेशर पड़ता है ना, तो इस देश की बेरोजगारी का वो मार्ग है। जब मनरेगा पे बजट बढ़ाना पड़ता है तो आप समझ लेना इस देश में बेरोजगारी का आलम बहुत है। और इसके बाद क्या होगा? प्राइवेटाइज्ड होती जा रही है चीज़ें, पोर्ट प्राइवेटाइज्ड, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज्ड, रेलवे प्राइवेटाइज्ड, आर्मी में ले आए ये एक योजना, जिस योजना के तहत हर 4 साल बाद लाखों लोग बेरोजगार। आप जो आर्मी से ड्रॉप आउट होंगे, आप ट्रेंड मिलिटेंट इस देश को दे रहे हो। एक बेरोजगार युवक वो सिर्फ पत्थर फेंक सकता है या डंडा मार सकता है हाथ का, क्योंकि जब वो क्रोध में आता है तो अपनी पीड़ा निकालने का उसके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं। लेकिन जो LMG चलाएगा, जो ग्रेनेड फेंकना जानता है, वो क्या करेगा ये देख लीजिए आप। क्या हम सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं? सिविल वॉर में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जहाँ क्षेत्रीय दलों के राज्य हैं वहाँ लगातार केंद्र सरकार प्रताड़ना पे प्रताड़ना करती जा रही है। वहाँ लगातार हिंदू मुसलमान करने की बात हो रही है। क्यों इस देश के अमृतकाल में 75 साल बाद भी हमें हिंदू मुसलमान कहना पड़ रहा है? क्या 75 साल बाद हमें हमारे देश में इतनी मैच्योरिटी नहीं आई राजनीतिज्ञों में कि आप आपका घोषणा पत्र दे दीजिए, विपक्ष अपना घोषणा पत्र देंगे, आप सत्ता में हैं, आपने क्या किया इसका हिसाब दे दीजिए और बताइए कि मेरे पास आने वाले समय का ब्लूप्रिंट क्या है। चुनाव ऐसे होते हैं। आपने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का है, क्या मिला मुस्लिम लीग का उसमें? और मुस्लिम लीग से इतनी घृणा क्यों? आपके पुत्र पुरुष तो मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बना चुके हैं। जिस बाला साहेब ठाकरे का नाम लेते हुए आप थकते नहीं, उन्होंने एक कारपोरेशन का चुनाव मुस्लिम लीग के साथ मिलकर लड़ा था। क्योंकि इनको प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इनको इतिहास पता नहीं, ये पढ़े लिखे नहीं है, और अनपढ़ गंवारों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो इसीलिए वो 4 सदी के संतों को इकट्ठा बिठाते हैं, नाले पे उल्टा मटका रख के गैस जलाते हैं, और एयरफोर्स के मतलब प्रधानमंत्री का वक्तव्य कई बार मुझे लगता है कि ये आदमी कभी सीरियल देख के कितना मैस्मराइज होता होगा। मतलब महाभारत देख के जब पांडव जाते तो पांडव जाके भीष्म पितामह के समय पिताश्री और फिर आयुष्मान भव विजयी भव और निकल रहे हैं, वैसे पायलट इनको पूछने आए थे कि बस ढोक देने आए हो भाई साहब, जा रहे हो पाकिस्तान, देख लेना आप, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, बादल है। अरे बादल है, यही तो अच्छी बात है, बादल के आड़े आड़े जाओ तो रडार पकड़ेगा नहीं। और फिर उन्होंने ढोक दे के कहा कि आप महान हो भाई साहब, देखो ये आप हो तो बता पाए, हम तो बुद्धू हैं, हम तो मालूम ही नहीं है। किसको बता रहे हो यार? अरे जो एयरफोर्स के लोग थे, पायलट, सैनिक स्कूल के बैकग्राउंड से हूँ, कई लोगों को जानता हूँ जो उस सॉर्टी पे गए थे, उनको हवा में जाने के बाद पता पड़ा था कि टारगेट क्या है। इतना कॉन्फिडेंशियल रखा था वो, और ये ढोक देने की बात करता है। तो मैंने कहा कि बादलों को छुपाओ, और आश्चर्य की बात कि हम तालियां बजाते उस पर।
और हम बोलते कि देखो प्रधानमंत्री जी का ज्ञान कितना है। कोई कहता नहीं कि अज्ञानी है भाई तू। मैं हमेशा एक राजा की कहानी सुनाता था कि एक राजा था, उसको किसने बोला कि एक ऐसा कपड़ा आता है कि बिल्कुल लाइट कपड़ा, राजा साहब, एक मलमल बेहतरीन क्वालिटी का विश्व में बन रहा है, वो आपके पास नहीं है। राजा का जन्मदिन था, राजा ने आदेश दिया कि मुझे वही कपड़ा चाहिए। विश्व के बेहतरीन मलमल लाए गए, राजा को कपड़े पहनाए गए और राजा बोले नहीं फील होता ये। अब उधर राजा को मिरौनक निकलनी थी बाहर, लोग इंतज़ार कर रहे रोड पे। अब क्या करें, जो राजा के वजीर थे उन्होंने कहा कि आप सब लोग जाओ, मैं लाता हूँ राजा को। वो गए, राजा के पूरे कपड़े उतारे, बोले अब मैं कपड़ा लाया हूँ, हाथ ऊपर करिए। उन्हें हवा में ऐसा किया, बोला क्या बढ़िया दिख रहा है, फील हो रहा है? राजा बोले बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा है, ऐसा लगी नहीं कपड़े पहने। बोले ये मलमल है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। राजा हाथी पे बैठा और हाथी पे मिरौनक निकली, पूरा राज्य घोष कर रहा है कि ऐसा मलमल देखो कि राजा ने मलमल पहना है। एक छोटा बच्चा था, उसने माँ को पूछा मैं नंगा घूमता हूं तो तू मुझे मारती है, राजा तो नंगा घूम रहा है। तब उस माँ ने कहा चुप रहे, तो ये बात राजा के कान पे सुनाई दी। उसने महंत को पूछा, ए सुन नंगा हो क्या? तो बोला नहीं भाई साहब, आपने तो बेहतरीन वो मलमल पहना है, फील होने वाला। बोले अब भी यहीं से सूली दे दूंगा तुझे हाथी के पैर के नीचे, तो बता दिख कैसा रहा हूँ, सब नंगा दिख रहा हूँ ना? बोला हाँ साहब नंगे ही दिख रहे हो आप। तो हमारे यहाँ की राजा की स्थिति ये है, किसी को तो बच्चा बन के बोलना पड़ेगा कि राजा तो नंगा दिख रहा है। सवाल ये है कि हमारे कैबिनेट में सारे कव्वाल बैठे हैं, दो गाते हैं और बाकी तालियां बजाते हैं। अरे कभी तो एक आध बार शास्त्रीय संगीत का भी कंसर्ट रखो कि मुख्य गायक की आवाज उखड़ गई तो पीछे शिष्य तान पकड़ के वो सुर लगा ले, क्योंकि सुर लगाने वाले लोग ही नहीं है। जब बेसुरे इकट्ठा करोगे तो सुर लगाने वाले कहाँ मिलोगे? तो ये कव्वालियों का एक झुंड है, और तब से हम भी, पूरा देश भी आज यहाँ हम भी देखेंगे करके कव्वाली बजा रहा है। समय आ गया है कि आपको इस बात को रोकना होगा। मैं बार बार कहता हूँ, आम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि इस देश का राजा हमेशा रानी के पेट से पैदा होता है। मैंने भिखारी को भी राजा बनने का अधिकार दे दिया है, लेकिन तब उन्हें मालूम नहीं था। शायद बाबा साहब कहीं गलत कर गए। मैं बाबा साहब से माफ़ी मांग के ये बात कह रहा हूँ कि कुछ भिखारी ऐसे भी होते हैं कि राजा बनने के बाद वो तानाशाह बन जाते हैं, और ये डर उनको था। जब 26 नवंबर को 1949 को संविधान सभा ने अंगीकृत किया संविधान को, उसके पहले 25 तारीख को बाबा साहब का ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते भाषण था। तब उन्होंने कहा था, मैंने संविधान तो बहुत बेहतरीन हमने प्रयास करके बनाया है, लेकिन मुझे एक डर है आने वाले समय में कहीं हम लोकतांत्रिक तानाशाह तो पैदा नहीं करेंगे। और वो डर इसलिए है क्योंकि यहाँ व्यक्ति पूजा बहुत होती है, यहाँ घोर असमानताएं हैं, शिक्षण का अभाव है, और एक लॉ मिनिस्टर होने के नाते मैंने बहुत नज़दीक से ये चीज़ें देखी हैं। जब शिक्षण का अभाव हो, समाज में असमानताएं हो, और जब व्यक्ति पूजक बैठ जाता है, व्यक्ति पूजा करवाने वाला बैठ जाता है और पूजा करने वालों की भीड़ बन जाती है, तो फिर एक लोकतांत्रिक तानाशाही हो जाती है। और आज हम लोकतंत्र के मुखौटे में एक तानाशाही झेल रहे हैं। आज हर एक को डर है, आज हर व्यापारी को डर है कि कल मैं फ्लैट खरीदूं कि नहीं खरीदूं। यदि मैंने ज़मीन में इन्वेस्ट किया तो इनकम टैक्स वाला तो घर नहीं आएगा। ये डर किस बात का? आपका देश है, आपका पैसा है, इनकम टैक्स वाले आपके नौकर हैं, वो आपको फैसिलिटेट करते हैं। ये ईडी वाले, इनकम टैक्स वाले, सीबीआई वाले आपके बाप कब बन गए? क्योंकि इनको बाप बनाने वाला इनका बाप इनसे वसूली करवाता है, और उसी वसूली पे जब हम आएंगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जन्म होता है। जब संविधान के तहत लोकतंत्र में संविधान के तहत जब आर्थिक व्याभिचार करना हो तो वो कैसा किया जाए, इस पर एक मंडली बैठती है 2017 में।
और बोलती है कि संविधान के दायरे में होना चाहिए। लेकिन आर्थिक व्यभिचार, मैं भ्रष्टाचार नहीं कह रहा हूँ, इसको व्यभिचार है। भ्रष्टाचार व्यभिचार का एक अंग हो सकता है, वो भी आगे बताऊंगा। तो ये जब भ्रष्टाचार व्यभिचार हमें संविधान के अनुरूप करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर कई जुगाड़ू इकट्ठा हो गए। फिर उनमें एक इलेक्टोरल बॉन्ड का जन्म हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? 1,000 रुपये से लेके 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड, साल में 4 बार 10-10 दिन के लिए SBI सेल खोल देगी। जो खरीदेगा उसके कंपनी को पता होगा, SBI को पता होगा किसने खरीदे, लेकिन वो किसको देगा ये किसको पता नहीं होगा। राजनीतिक दलों को पता होगा किसने दिया, लेकिन दूसरों को किसी को पता नहीं होगा किसने किसको दिया। और जब 2017 के बजट के सेशन में आदरणीय जेटली जी बोल रहे थे तो उनने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में गोपनीयता होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि गोपनीयता नहीं होगी तो उद्योग जगत से लोग पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग के लिए आगे नहीं आएंगे। इसलिए हमने इसमें गुप्तता रखी है। और फिर क्या हुआ? तब से 18 से लेके 24 तक व्यभिचार का नंगा नाच हुआ। 12,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए। वो 12,000 करोड़ रुपए आर्थिक व्यभिचार और भ्रष्टाचार था। और जब इलेक्शन कमीशन को ये, जब चुनाव आयोग को ये पूछा गया कि ये डिटेल आप क्यों नहीं देते, तो उन्होंने कहा कि ये SBI नहीं देगी। फिर 2018 से लेकर 24 तक लगातार सर्वोच्च न्यायालय में केस चलता रहा और मोदी जी की सरकार लगातार ये बोलती रही कि गोपनीयता जरूरी है, नहीं बता पाएंगे। और आखिरी बहस में जब चंद्रचूड़ जी के बेंच पे बात गई तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा गोपनीयता का मामला है साहब। तो उन्होंने कहा जनता को जानने का अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत। उन्होंने कहा नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन सब्जेक्टिव है, जिस चीज़ के लिए मांगना चाहो मांगो, ये राजनीतिक दलों के लिए क्यों? उन्होंने कहा इस देश के राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में आते हैं, देश पे राज करते हैं, वो पैसा किससे लेते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, आपको बताना होगा। और जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड, ये फ्रॉड है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, ये बोल के इसको रद्द किया, तब हड़कंप मच गया। तब SBI कहती है कि हमके 4 महीने चाहिए देने में डाटा। 4 महीने में वो चुनाव नहीं करना चाहते थे। चुनाव के पहले ये व्यभिचार, आर्थिक व्यभिचार सामने नहीं आने देना चाहते थे। और जब ये तय हुआ कि अब SBI नहीं देगा, फिर डंडा उठाया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने दिया लेकिन आधा अधूरा। फिर डंडा उठाया, फिर पूरी जानकारी आई। और जब पूरी जानकारी आई तो माशाल्लाह क्या बात है, जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलने वाला अकेला ही खा गया, और ऐसा शातिर तरीके से खा गया कि मुंह पे पता भी नहीं पड़ा साहब, कहीं छींटा लगने नहीं दिया। तो हमारे यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड का व्यभिचार कैसा हुआ, अभी मैं आपको पदर जरा खोलता हूँ इसका। बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, एक एक चीज़ में। सबसे पहले जब इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने लाए तो ये तय हुआ कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाने में, और जो वर्तमान में स्थिति है अभी देश की, जो अभी जिस हिसाब से पॉलिटिकल फंडिंग हो रहा है, उससे हम उगाही नहीं कर पाएंगे। और ये ब्लैक मनी है, ये वाइट मनी होकर हमारे पास नहीं आ पाएगा। फिर उसके लिए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट अमेंड हो। वो कानून क्या कह रहा था? वो कानून ये कह रहा था कि कोई भी विदेशी कंपनी हो या कोई भी सरकारी कंपनी हो, वो किसी भी राजनीतिक दल को पैसा नहीं दे सकती। इन्होंने वो क्लॉज रद्द किया, विदेशी कंपनियां भी पैसा दे, सरकारी कंपनियां भी पैसा दे। और सबसे बड़ा जो व्यभिचार हुआ आर्थिक, वो कंपनीज एक्ट में हुआ, जिसमें एक क्लॉज था कि वही कंपनी आपको चंदा दे सकती है जो लगातार 3 साल प्रॉफिट में हो, और उसके नेट प्रॉफिट का सिर्फ 7.5% ही वो राजनीति के लिए चंदा में दे सकता है।
इनको लगा ये तो बहुत ही कम हो गया, तो फिर अपने को तो बहुत सारा निपटना है, अभी इतने दिन के भूखे हैं। उन्होंने वो क्लॉज भी बंद कर दिया। अब उसके मायने क्या हो गए, वो क्लॉज जब चला जाता है तो फिर एक एक, अच्छा जब ये आया तब ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग या आरबीआई चुप रहा हो, तब चुनाव आयोग ने और आरबीआई ने पत्र लिखा कानून मंत्रालय को कि साहब इससे तो ब्लैक मनी का चलन बढ़ेगा। और चुनाव आयोग ने कहा तो ये तो आप कैसा किसी को गोपनीय रख सकते हैं। अभी तो हमारे यहाँ एक सुविधा है कि 20,000 से ज़्यादा का आप पैसा देते हो तो वो कंपनी को अपने बुक्स में दिखाना होता है और इधर भी दिखाना होता है। चुनाव आयोग में भी आपको डिटेल देने पड़ते हैं। कुछ कंपनियों ने एक ट्रस्ट बनाया कि 8-10 कंपनियों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया कि हम ट्रस्ट को पैसा देंगे और ट्रस्ट हमारी तरफ से पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देंगे। वो भी चल रहा था। इन्होंने वो पुराना 20,000 वगैरह सब बंद कर दिया और कहा जो भी पैसा होगा अब सिर्फ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से दिया जाएगा। और फिर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जब शुरू हुए देना, तो ये जब मुझे याद है कि जब उस समय जब जेटली जी को किसी ने पूछा तो जेटली जी ने कहा कि नथिंग रॉन्ग इन दैट बॉन्ड। और वो आरबीआई के अधिकारियों को मैंने बोला है और इलेक्शन कमीशन के लोगों को भी बोला है कि आपस में बैठ के तय कर लो। तब इलेक्शन कमीशन में जो लोग थे, जब मेरी उनसे बात होगी तब बोले, उन्होंने हमको लॉ मिनिस्टर ने कहा कि आप चिंता मत करो, जो डर है आपका हम होने नहीं देंगे। मैंने बोला उनने ओरली बोला और आप मान गए और आपने कर दिया। और उसके बाद फिर पैसा आना शुरू हो गया। ये पैसे आने का टोटल जो बॉन्ड है वो 12,000 के आसपास करोड़ के आसपास गए। उसमें से 6,986 करोड़ अकेले बीजेपी को मिले। उसके बाद आप पार्टी का नाम और देखिए सत्ता में होने वाले लोगों को ही पैसा क्यों मिलता है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा ये कैसा व्यभिचार था। बीजेपी सबसे ज़्यादा 6,988 करोड़ रुपए, टीएमसी 1,397 करोड़ रुपए, कांग्रेस 1,334 करोड़ रुपए, बीआरएस आंध्र तेलंगाना छोटा राज्य लेकिन 1,322 करोड़ रुपए, डीएमके तमिलनाडु में सत्ता में 656 करोड़ रुपए, फिर ये बीजेडी 944 करोड़ रुपए क्योंकि उड़ीसा में सत्ता में है, वाईएसआर आंध्र प्रदेश 442 करोड़ रुपए, लेकिन फिर समाजवादी 14 करोड़ रुपए, ये छोटे छोटे बेचारे जो सत्ता में नहीं, अकाली दल 7 करोड़ रुपए, एक दो दल ऐसे भी जिनको 50-50 लाख रुपए दिए। अब उसमें क्या हुआ, हम बार बार कहते हैं, हमारी कई नेताओं से बात होती है, हमने कहा बोफर्स से बड़ा स्कैंडल है ये, लोग चुप क्यों हैं? हुआ ये हमाम में सब नंगे हैं, सब ने चंदा लिया। एक लॉटरी किंग है, उसने सबसे ज़्यादा चंदा दिया, उसके ऊपर कई राज्यों में केस है, लेकिन उसके बारे में एक बोलने को भी तैयार नहीं है। दीदी ने भी पैसा लिया, बीजेपी ने भी पैसा लिया, कांग्रेस ने भी पैसा लिया। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, अभिलाष खांडेकर अभी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वो यहाँ पे जब दिव्य भास्कर लॉन्च हुआ मराठी में तो उसके ग्रुप एडिटर भी थे और वो स्पोर्ट्स एडिटर थे फ्री प्रेस जर्नल में। जब मैं काम कर रहा था साथ में, बहुत अच्छी दोस्ती थी। उनकी शादी हुई तो शादी में महाराजा सिंधिया को आना था क्योंकि सिंधिया जी के बड़े व्यक्तिगत संबंध थे उनके। तो सिंधिया जी कुछ विप जारी होगी पार्लियामेंट में तो नहीं आ पाए, लेकिन दूसरे दिन तुरंत आ गए। तो अभिलाष का फ़ोन आया कि यार महाराज साहब आ रहे हैं तो तुम घर पे आ जाओ, 2-4 लोग तो अच्छा लगेगा। तो हम गए तो महाराज जी ने किस्सा सुनाया। महाराज ने कहा कि कल रात को मुझे हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर का फ़ोन आया, साहब एक बहुत बड़े कॉल गर्ल का रैकेट पकड़ा गया और उसमें कई बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट और नेताओं का नाम है। तो बोला मैंने सुबह सुबह अखबार खोला, कौन कौन महामहिम है आज पता पड़ जाएगा। पूरे अखबार में एक लाइन भी नहीं थी। मैंने उस रिपोर्टर को फ़ोन किया, क्या तू मजाक करता है कि मेरे साथ? बोले नहीं साहब, वो खबर छपने ही जाने वाली थी, 3 नाम और आए और वो बड़े संपादक थे।
तो बोले संपादक तब हमारी बिरादरी के लोग हैं तो कैसे छापेंगे। उसी तारतम्य में मैं इसको जोड़ता हूँ। ये जो लॉटरी वाला था, इसने सत्ता पक्ष को तो पैसा दिया, कुछ रेवड़िया इसने विपक्ष पे भी फेंकी ताकि विपक्ष भी आवाज नहीं करे, कल पता पड़ गया तो वो शाणा निकला। लेकिन कुछ चीजें तो भयावह है। वो कैसी? अब कुछ कंपनियां हैं, मेघा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये 14,400 करोड़ का इसको ठाणे बोरिवली का प्रोजेक्ट मिला। वेस्टर्न यूपी ट्रांसमिशन पावर, ये भी इसी की है। इसने सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी को दिया और उन तमाम राज्यों में दिया जहां सरकारें हैं। और वो पैसा बॉन्ड खरीदने की डेट जो है वो वही है, यहां ठेका मिला वहां पैसा दिया। तो ये ठेके के एवज में कमीशन लेने की बात थी, चाहे केसीआर हो बीआरएस के या फिर नरेंद्र मोदी हो बीजेपी के, सब ने कमीशन से पैसा दिया। इन कंपनियों का इतिहास नहीं है कि इन्होंने लंबा चौड़ा पहले से पॉलिटिकल फंडिंग करते आ रहे हैं। कई कंपनियां हैं जो सालों से पॉलिटिकल फंडिंग करते आ रहे हैं। ये तभी करते हैं पॉलिटिकल फंडिंग जब इन्हें प्रोजेक्ट मिलता है। ये उसी को इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं जिसने इनको प्रोजेक्ट दिया है। ये है रिश्वत। कई कंपनियां हैं, वेदांता है, वेदांता ने 400 करोड़ रुपए फंडिंग किया, बीजेपी को 150 करोड़ दिया, बीजेडी को 40 करोड़ दिया, क्योंकि उनका वहां पे सारा माइनिंग का काम है, उड़ीसा में माइनिंग है। लेकिन सरप्राइजिंगली 125 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिला। तब हमने ढूंढा ये मिला कांग्रेस को क्यों दिया, तो पता पड़ा कि बाड़मेर राजस्थान में इनके ऊपर एनवायरमेंट वायलेशन के एक प्रोजेक्ट पे नोटिसेस थे। वो प्लांट बंद होने की कगार पे था। 125 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिया और पॉल्यूशन वालों ने बोला ठीक है, अब ठीक हो गया, अब पॉल्यूशन नहीं है, और प्लांट चलता गया। जलान साहब एक ग्रुप है इनका, छोटी छोटी कंपनियां हैं प्राइवेट लिमिटेड, 616 करोड़ रुपए दिए इन्होंने। उसमें बीजेपी को 351 करोड़ रुपए हैं, टीएमसी को 65 करोड़ रुपए हैं। इनकी खासियत है जलान साहब की, ये मोदी और ममता दोनों के नज़दीकी है और रियल इस्टेट, डेयरी, एग्रो, फूड इसमें काम करते हैं। एक कंपनी है, किसी को पता नहीं, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। जब ये पहली बार बॉन्ड खरीदे गए तो लोगों ने सोचा कि ये है क्या, तब लोगों ने कंपनी देखी तो बहुत ही छोटी कंपनी है क्विक सप्लाई, लेकिन इस कंपनी में डायरेक्टर बड़े हैं। इनके एक डायरेक्टर हैं तपस मैत्रा। तपस मैत्रा इस कंपनी के डायरेक्टर हैं जो रिलायंस ऑयल पेट्रोकेमिकल्स, रिलायंस इरोज प्रोडक्शन, रिलायंस फोटो फिल्म, रिलायंस फायर ब्रिगेड, रिलायंस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस फर्स्ट प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस पॉलिस्टर, इन सभी कंपनियों में डायरेक्टर हैं। ये रिलायंस की शेल कंपनी है। रिलायंस कहते हैं कि हम पैसे किसी को देते नहीं। फिर ये कौन है, ये क्विक कौन है, ये डायरेक्टर इधर का उधर कैसा है, और इसका ऑफिस भी आपके प्रीमाइसेस में कैसा है, इसका कोई जवाब नहीं देता। संजय गोयन का कलकत्ता 422 करोड़ रुपए के बॉन्ड दिए, बीजेपी को 175 करोड़, कांग्रेस को भी 150 करोड़। सीबीआई ईडी के रडार पे था और जैसे ही सीबीआई रडार के नोटिस गया, उसने 440 करोड़ के तुरंत बॉन्ड खरीद के बीजेपी को दिए। नोटिस जाने के बाद जो बॉन्ड खरीद के दिए वो बीजेपी को गए। कोल आवंटन में सीएजी ने इस पर ऑब्जेक्शन लिया, लेकिन मोदी सरकार ने उसको क्लियरेंस किया। उसके बाद फिर मोदी सरकार को बॉन्ड से पेमेंट हुआ। ये कारपोरेट सेक्टर का व्यभिचार। अब देखिए, जो कंपनीज एक्ट मैंने कहा था, थोड़ा टेक्निकल हो रहा है लेकिन ध्यान से सुनिए, जिसमें कहा था कि 3 साल प्रॉफिट में होने चाहिए पैसे, अरे यूं ही तुम दे नहीं सकते हो। अब देखिए 33 कंपनियां हैं,
जिनका प्रॉफिट जीरो या निगेटिव में है, और पिछले 7 साल में 1 लाख करोड़ के लॉसेस है इस 33 कंपनियों में। और इस 33 कंपनी ने कुल मिला के 434 करोड़ रुपए के बॉन्ड दिए। 1 लाख करोड़ का घाटा और 434 करोड़ के बॉन्ड कैसे दे सकता है कोई? लॉस मेकिंग कंपनी कहाँ से पैसा देगी? वो प्रोविजंस कहाँ से है? ईडी सो रही है क्या? एक कंपनी है जिसने अपने मुनाफे के 3 गुना ज़्यादा चंदा दिया। मुनाफा 100 रुपये हुआ तो 300 रुपये चंदा दिया, और एक ने 93 टाइम्स 930% चंदा दिया प्रॉफिट के। तो ये पैसा इनके पास आया कहाँ से? ईडी क्यों नहीं पूछती कि ये पैसा कहाँ से दिया? 100 करोड़ के रुपए लिए ईडी एक मुख्यमंत्री को अंदर डालती है, और यहाँ 400 करोड़ के गबन हैं। क्यों नहीं पूछती ईडी? क्यों नहीं जाती सीबीआई? क्यों नहीं पूछता कॉमर्स मंत्रालय कि घाटे में आपने चंदा कैसा दिया? कोई नहीं पूछता। रेड रश्मि सीमेंट 10 करोड़ के बॉन्ड उन्होंने खरीदे, उनके ऊपर रेड होती है इनकम टैक्स की, तुरंत 10 करोड़ के बॉन्ड खरीदते हैं, मामला रफा दफा हो जाता है। डीएलएफ 170 करोड़ के बॉन्ड, उनको पहले उसके ऊपर सीएजी ने ऑब्जेक्शन लगाया एक लैंड डील पे, बॉन्ड दे दिए, ऑब्जेक्शन खत्म। रेड्डीज लैब, इन्होंने जितने भी बॉन्ड दिए ये सारे 23 नवंबर को रेड हुई। उसके तुरंत बाद 25 नवंबर को बॉन्ड दिए, करोड़ों रुपए के बॉन्ड। और उसके बाद सवाल यह है कि बॉन्ड देने पे ऑब्जेक्शन नहीं है, सवाल है कि ये बॉन्ड देने के बाद उनके केसेस रफा दफा हो गए। तो ये वसूली रैकेट था, ये एक्सटॉर्शन था, ये फिरौती थी कि आईटी जाके किसी कंपनी पे रेड करे, वो कंपनी बाप बाप करती हुए आए, उसको आप बोलो 10 करोड़ लाओ इस कंपनी से छूटने के लिए। आपका बेटा अगुआ हुआ है, बेटे को चाहिए तो 10 करोड़ लाओ, फिल्मों में दिखाते वैसे। और ये सरकार लेती रही और कहती है कि हमने इसमें ट्रांसपेरेंसी दिखाई। ऐसे कई कंपनियां, यदि मैं एफबी एग्रो, यूनाइटेड फॉस्फोरस, अरविंदो फार्मा, एक एनबीएफसी कंपनीज होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। पहली बार 2018 में वित्त मंत्रालय ने इस देश की कुछ कंपनियों के नाम लिस्ट किए। एक कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग की है, एक कंपनी हवाला वाली है, एक कंपनी से कोई आम आदमी डील ना करे, और वो नाम पब्लिश किए। आप आम आदमी इन कंपनियों से दूर रहे, वित्त मंत्रालय कहता है। और बीजेपी कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, आन दो। एनबीएफसी में कामा क्रेडिट एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड 4 करोड़, इनोसेंट मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड 25 करोड़, रेणुका इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 5 करोड़, एबीसी फाइनेंस सर्विसेज 40 करोड़। ये वो कुछ रिलेटेड कंपनियां हैं। उसके बाद एक और घिनौना काम, इलेक्ट्रल बॉन्ड को हम क्यों घिनौना कहते हैं, ये ड्रग बॉन्ड भी हो गए। हमारे देश में हम जब दवाई खरीदने जाते हैं तो डॉक्टर हमें पर्चा लिख के देता है, हम दवाई की दुकान पे जाते हैं, दवाई के दुकान वाला हमें दवाई देता है, हम इस विश्वास के साथ घर आते हैं कि हमारी बीमारी या हमारा जो व्याधि है वो ठीक हो जाएगी क्योंकि हम दवाई लेके आए हैं। इमेजिन करिए वो दवाई नकली निकल जाए या सबस्टैंडर्ड निकल जाए, हज़ारों रुपए की दवाई आप खाते रहे और आपका तकलीफ बढ़ती जाए, तो आप डॉक्टर को गाली देते हो। एक काम दवाई कंपनी का है, और इनमें कुछ दवाई कंपनियां लाइफ सेविंग ड्रग में हैं। हार्ट अटैक आने के बाद जब कीमोथेरेपी होती है उसके बाद लेने वाले ड्रग्स, हार्ट अटैक के समय लेने वाले ड्रग, बीपी की एकदम तकलीफ हो जाए तो उसके लेने वाले ड्रग, ये फेल हुए।
टोरंटो फार्मा लिमिटेड 2018 से 2023 तक 3 बड़े केसेस इनके ड्रग फेल होने के, और ड्रग भी बड़े, डाइप्लेट A150, लुपेमिडी सब नाम है, लाइफ सेविंग ड्रग है, ये भी फेल हो गया। ड्रग फेल हो गया, उसके बाद 77 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे इन्होंने, बीजेपी को दे दिए और मामले रफे दफे हो गए, कंपनी चल रही है। वो ड्रग खाने से, बेकार ड्रग खाने से कितने लोग मरे होंगे, इसका इन लोगों को कोई लेना देना नहीं। सिप्ला, ये बड़ा नाम है, सिप्ला लिमिटेड 7 बार 2018 से 2023 तक 7 बार इनके टेस्ट फेल हुए, ड्रग के, बड़े बड़े ड्रग्स। इनकी वही ड्रग है जो कोविड में दी जाती है, कीमो के बाद जो मैंने बोला वो ड्रग है। इन्होंने भी 37 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दे दिए, धंधे पे लग गए, काम बरकरार है। सन फार्मा लैबोरेटरीज 2020 से 2023 3 साल में 6 बार इनके सैंपल फेल हुए, वो भी बड़े बड़े सैंपल्स लाइफ सेविंग ड्रग के। उन्होंने 31 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद के बीजेपी को दे दिए, सैंपल फेल होने के बाद कंपनी बरकरार है। जयदास हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, इनके रेमडी रिसीवर फेल हुए, जिस रेमडी रिसीवर के लिए लोग पागल थे, ये फेल हो गए। कितने लोग मर गए होंगे कोविड में इनकी घटिया दवाई और ये रेमडी रिसीवर लेके। लेकिन जब 29 करोड़ के बॉन्ड उन्होंने बीजेपी को दे दिए, तालियां बजी, बोले कुछ नहीं होता, मरने दो, पैसा आया ना, आने दो। ऐसे कई नाम हैं, इसको मैं ड्रग बॉन्ड कहता हूँ। एक है वाड्रा बॉन्ड, ये मैंने दिया हुआ नाम है, याद कीजिए। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी इनकम टैक्स उठा के ले जाती है, सीबीआई उठा के ले जाती है, घंटों उनकी सवाल जवाब होते हैं। उनके सवाल जवाबों का सारा स्क्रिप्ट बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मीडिया को ब्रीफ करते हैं कि क्या सवाल पूछे गए, क्या जवाब दिए गए। 6-6, 8-8 घंटे की रगड़ाई होती है। प्रियंका गांधी पेड़ के नीचे पति का इंतजार करती है, क्या दृश्य। और देश को लगा नहीं अब सारे भ्रष्टाचारी अंदर होंगे। उसके बाद क्या हुआ, वो सारा मामला डीएलएफ के लैंड का था। डीएलएफ ने एक लैंड डी की थी वाड्रा के साथ, उसके ऊपर था। एकाएक 2023 में हरियाणा गवर्नमेंट कोर्ट में एक अर्जी लगा देती है कि इतने साल इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमको ये पता पड़ा कि वाड्रा और डीएलएफ में कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। इसकी कीमत डीएलएफ ने चुकाई 175 करोड़ के बॉन्ड से बीजेपी को देके। इसे मैं वाड्रा बॉन्ड कहता हूं। ऐसे कई चीजें हैं, मतलब क्या कहूं आपको। और जो अंत में मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, उससे आपको पता पड़ेगा कि गीधड़ भी मांस नोचने के पहले कुछ सोचता होगा। ये उससे भी गए गुजरे हैं। मैं आपको ले चलता हूं गुजरात का कच्छ जो बैकवर्ड है, वहां एक दलित परिवार अंजर गांव का, उस दलित परिवार को लैंडलेस था, सरकार ने कुछ जमीन दी। वो जमीन कल्टीवेट कर रहा था। धीरे धीरे उसके गांव के आसपास उद्योग पनपने लगे। वेल्सपन कंपनी थी, उसके कोई प्रोजेक्ट आ रहे थे। उन्होंने कहा कि आपकी ज़मीन हमको लेना है। वहाँ गुजरात में रूल है कि ज़मीन का कीमत कलेक्टर एक कमेटी तय करता है। कलेक्टर ने कमेटी तय कर ली अक्टूबर 2022 में और कहा कि पर स्क्वायर मीटर इस ज़मीन की कीमत 17,500 होगी। उस हिसाब से 76 करोड़ रुपए आप इस दलित परिवार को दे दीजिए, जहाँ 6 मेंबर हैं जिनके नाम पे ज़मीन है। वेल्सपन कंपनी कहती है बहुत ज़्यादा हो गए और वो विड्रॉ हो गई। मतलब ज़्यादा हो गए करके बैठ गई। बीच बीच में आते थे, अरे देखो, अरे ये करो, वो करो। वहाँ गुजरात में रूल है कि 1 साल तक वो कीमत रहती है। 1 साल के बाद फिर से यदि ज़मीन किसी को खरीदनी होगी तो फिर कलेक्टर बैठेगा कमेटी के साथ, क्योंकि उस ज़मीन की कीमत का जो डिसीजन है वो 1 साल तक ही इंप्लीमेंट होता है। और बट नेचुरल ज़मीन की कीमत रोज़ बढ़ती है, तो 1 साल के बाद फिर कमेटी बैठती तो 76 की जगह 86 करोड़ होती।
तो जब ये आखिरी 15 दिन 1 साल पूरे होने में बचते हैं तो एक डिप्टी कलेक्टर आ जाते हैं, उस परिवार को बुलाते हैं, परिवार अशिक्षित है, उसे धमकाते हैं, आज तूने ज़मीन नहीं दी तो ये ज़मीन परमानेंट सरकार वापस ले लेगी। सरकार ने दी है तुझे, सरकार ज़मीन वापस ले लेगी, ढेला नहीं मिलेगा। सरकार ने दी ना ज़मीन, बोला हाँ सर। तो सरकार ज़मीन वापस लेगी, ढेला नहीं मिलेगा, तू दलित है, मुझे दया आती है तेरे पे, जो दे रहे वो ले ले, कुछ तो मिलेगा। बोला माँ बाप आप जो बोलोगे। बोले 16 करोड़ में हाई कर दे। 76 करोड़ का डील वेल्सपन को वो 16 करोड़ रुपए में देता है, 16 करोड़। वो एग्री होता है और लिखा जाता है कि ज़मीन वाले ने खुद कंसेंट से ही 16 में दे दिया, तो इसमें ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। अब मामला यहाँ से शुरू होता है 16 करोड़ के बाद। अब उन्होंने देखा वेल्सपन वालों ने, ये तो बहुत ही बेवकूफ़ है, तुरंत मान गया 16 करोड़ रुपए। अब उसमें गुजरात गवर्नमेंट का भी लॉस हुआ, क्योंकि वहाँ रूल है सरकार ने दी हुई ज़मीन यदि ऐसी बेची जाती है तो उसमें से 40% गवर्नमेंट को देना होता है। तो 30 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट को जाता 76 में से, और 46 करोड़ रुपए इसको मिलता। तो सरकार ने भी 30 करोड़ रुपए खो लिया, ये 16 करोड़ रुपए के घर बैठ गए। अब इनके अकाउंट में पैसे आए। वेल्सपन के वहाँ से जनरल मैनेजर अपनी गाड़ी भेजता है इसके यहाँ, और इसके बेटे जो बड़ा मुखिया था उसके और उसके बेटे को लेके बोले आ जाओ, अब तुम भी करोड़पति हो गए हो, गरीब थोड़ी हो, आ जाओ, हमारे साहब भी आ गए। उसको पार्टी पे बुलाते हैं, गेस्ट हाउस में शराब खुलती है, पार्टी होती है, वो देखते हैं टाई सूट वाले लोग भी बड़े कंधे पे हाथ रख के बात कर रहे हैं, अरे यार अभी तुम हमारे बराबरी के हो गए हो, पैसे वाले हो गए हो। 2-3 बार ऐसी पार्टी होती है। चौथी पार्टी में वो जीएम उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है यार तू मेरा दोस्त हो गया, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। बोले क्या? बोले इस देश के कानून बड़े बेकार हैं, अब इतने 16 करोड़ रुपए तेरे बैंक में पड़े हुए हैं, ये इनकम टैक्स वालों की जिस दिन नज़र जाएगी वो आके जब्त कर लेंगे, और ये छूटने में सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा तुझे, जिंदगी निकल जाएगी। वो बोले लेकिन ये सरकारी तो पैसा है, ये बताने में इतना टाइम लगता है कोर्ट कचहरी में। तो बोला आप बताओ मैं क्या करूं? बोले इसको मार्केट में लगाओ, इसको इन्वेस्ट करो, निवेश करो। तो बोले बाबूजी आपने इतना सारा करवाया हमारे लिए, अब 2-3 बार पार्टी में आप बराबरी के हो गए हो। बोले बताइए क्या करूं? बोले भारत सरकार की एक नई योजना आई है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, उसमें पैसा 1.5 गुना होता है, वो किसी का बाप पूछ नहीं सकता क्योंकि सरकारी है। तो बोला क्या करना पड़ेगा? बोले बैंक में जाना, SBI में जाना पड़ता है, बाकायदा कागज पत्र होते हैं। साहब उस गरीब बापड़े से 11 करोड़ के बॉन्ड खरीदवाया। वो गया, उसने सोचा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लिखा पढ़ी हो रही है, कागज जमा हो रहे हैं, और उसके पास पर्ची हाथ में रह गई कि 11 जो रिसिप्ट होती है बॉन्ड खरीदे, बॉन्ड इनके हाथ में रह गए, और इन्होंने सारे बॉन्ड बीजेपी को दिए। और ये वेल्सपन कंपनी कौन है? ये वेल्सपन कंपनी में 65% शेयर सरकार के दामाद गौतम अडानी का है। ये बात तब पता पड़ी कि जब एक बॉन्ड की डिटेल्स सामने आए, तब एक पत्रकार ने सोचा कि कच्छ में भी कोई है 10 करोड़ देने वाला। वो उस परिवार में जाके बोला, तो परिवार बोला हमने तो इन्वेस्ट किया, हमारे पास तो कागज है। जब उसने बोला तुमने ये चंदा दिया है पार्टी में, उसने पुलिस में कंप्लेंट की, अभी तक FIR नहीं दर्ज हुई। पुलिस वाले कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और ये बात जब पब्लिक डोमेन में आई तो बीजेपी को शर्म नहीं आई ये पैसा वापस करने में। ये बीजेपी का नैतिक कर्तव्य था कि हमको पता पड़ा किसी ने किसी को फंसा के पैसा दिया है, हम 10 करोड़ रुपए वापस करते हैं ना। इतनी नैतिकता होती तो ये बीजेपी नहीं होती। ये दुर्भाग्य है देश का। आप इमेजिन करिए उस दलित परिवार को, आपको अपने आप को उस दलित परिवार की जगह झांक के देखिए। अरे आपका कोई 100 रुपये भी मारता है तो रात को नींद नहीं आती, तो मुझे कैसा मूर्ख बना के गया। उनके जीवन की पूरी कमाई उन्होंने चंदे में दिलवा दी, ये बोल के कि इन्वेस्टमेंट है। ये है असली स्वरूप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का।
ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं, ये इस सदी का सबसे बड़ा स्कैम है। ये पॉलिटिकल व्यभिचार है, ये आर्थिक व्यभिचार है, ये बीजेपी का एक नया रास्ता है उन्होंने ढूंढा व्यभिचार को सदाचार को रूपांतरित करने का। लेकिन कोई बोल नहीं रहा है इस पे, इसलिए कि हम में सब दंगे हैं। लेकिन ये बात जनता के सामने आनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड, और सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगता है कि चोर पकड़े जाने के बाद कहता है अरे ये तो चोरी मैंने की नहीं, मैं तो साथ में वहाँ चौकीदारी कर रहा था। प्रधानमंत्री को इतना भी लिहाज नहीं है कि वो किस पद पे बैठे हैं। प्रधानमंत्री को लगता है कि सारे देश के लोगों ने इंटरनेशनल इंटर पॉलिटिकल साइंस में ही डिग्री ली शायद, इसलिए वो मूर्ख बनाने में तुले हुए होते हैं। वो इंटरव्यू में कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से तो ट्रांसपेरेंसी आ गई। हम चाहते थे कि ट्रांसपेरेंसी आ जाए, हम चाहते थे कि लोगों को पता पड़े किसने किसको दिया। आप यदि ये चाहते तो फिर आपके वकील नाक क्यों रगड़ रहे थे सर्वोच्च न्यायालय में? तब क्यों कह रहे थे कि जनता को जानने का अधिकार नहीं है? या तो वो वकील झूठ बोल रहा है या मेरे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। दोनों से कोई तो एक झूठ बोल रहा होगा। दोनों सच नहीं हो सकते और दोनों झूठे नहीं हो सकते। क्या ट्रांसपेरेंसी दिया आपने? आप आज उसके बाद कहते कि कुछ कंपनियों ने रेड होने के बाद भी पैसा दिया, 16 कंपनियों ने। किसको दिया? सवाल पैसा देने का नहीं है। जिन कंपनियों में IT ED की रेड हुई, उन्होंने कांग्रेस को पैसा दिया होता तो इन्वेस्टमेंट था, वो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट था। लेकिन उन्होंने आपको पैसा दिया, ये बात आप खा गए। उसके बाद आपने उन कंपनियों को छोड़ दिया, ये बात आप खा गए। और कहते हैं कि हमने क्या किया, हम तो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अजीब भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रही है। ये सारे देश के भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करके अपने गोद में बिठा रहे हैं और ये भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारे भ्रष्ट ढूंढ रहे हैं अलग अलग पार्टी के। बीच में एक दिन राहुल गांधी जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें सबको धन्यवाद देना चाहिए राहुल गांधी को, इसको नरेंद्र मोदी जी को। मैंने क्यों? बोले सभी राजनीतिक दलों का डिटॉक्सिकेशन किया उन्होंने। बोले अब कौन भ्रष्ट बचा? जो भ्रष्ट था उनके यहाँ गया। बीजेपी ने एक भ्रष्टाचार का प्रकोष्ठ तैयार किया है। इसी नासिक के छगन भुजबल 800 करोड़ के रडार पे है। अब भाजपाई हो गए। अब मोदी जी में उनको भगवान दिखने लगे क्योंकि वो 800 करोड़ पचाने हैं। सवाल ये नहीं है कि वो भगवा पहन के या कमल साबुन ब्रांड साबुन से नहा के साफ होते हैं। उनको लगता है कि वो साफ हो गए। बीजेपी को लगता है वो साफ हो गए। क्या नासिक की जनता को लगता है क्या वो साफ हो गया? और यदि नहीं लगता है तो इसी तारीख को जब चुनाव होंगे, वो समय है आपके पास। मैं बार बार कहता हूं, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है बटन दबाने के लिए। तब जात पात धर्म मेरा अपना भूल जाइए। उस आदमी को चुनाव में मतदान कीजिए, किसी भी राजनीतिक दल का हो, क्योंकि हर राजनीतिक दल में अच्छे लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं कि हर राजनीतिक दल में बुरे ही होते हैं। अभी बुरों का साम्राज्य बीजेपी में चल रहा है, इसलिए बीजेपी बुरी लगती है। लेकिन इसी बीजेपी में कई लोग ऐसे भी थे, अटल जी की, जिन्होंने कहा था कि ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से नहीं छूऊंगा, और ये ऐसी सत्ता के निखार होकर अपने मुंह में उठा लेते हैं। ये फर्क है इन दोनों में। एक सत्ता के लिए लड़ता है, एक वसूल के लिए लड़ता है। तो ऐसे सांसद को चुनिए जो बिकेगा नहीं, जो बोलने से डरेगा नहीं, जो अपने राजनीतिक दल में भी गलत हो रहा तो आवाज उठाएगा। किसी मर्द को चुनिए। नामर्दों की फौज चुनोगे तो पूरे मतदाताओं को नामर्द कहेंगे लोग कि किसी नामर्द को भेज दिया आपने। ये महाराष्ट्र है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिल्ली तख्त को अपने पैरों के नीचे रौंदा था। ये वो महाराष्ट्र है, दिल्ली का तख्त मराठों के साथ लड़ने के लिए आया। महाराष्ट्र के भूमि में दफन हुआ दिल्ली का तख्त, लेकिन ये महाराष्ट्र झुका नहीं। जब जब हिमालय आहत हुआ, सह्याद्री मदद के लिए गया है।
सह्याद्री पैर चाटने के लिए नहीं गई। आज इस महाराष्ट्र में, आज नासिक में कौन लड़ेगा ये अमित शाह तय करेगा। शेम ऑन दिस पीपल। शर्म आनी चाहिए। एकनाथ शिंदे को शर्म आनी चाहिए, अजित पवार को शर्म आनी चाहिए। पूछते हो कि साहब कौन लड़ेगा। अरे आपका प्रदेश है। शरद पवार ने गद्दारी की। शरद पवार के हमारे विचार कभी नहीं पटे। आप यदि मुझे सुनते हो तो मैंने कई बार शरद पवार के बारे में बहुत बातें कही हैं। शरद पवार ने गद्दारी भी की तो दिल्ली के तख्त को आंख दिखा के। शरद पवार ने अपनी पार्टी खड़ी करी तो दिल्ली के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके। दिल्ली के खिलाफ आवाज़ बुलंद कीजिएगा। एक बार क्या, हमने 2 बार क्या सूरत लूटी तो क्या आपने लाइसेंस दे दिया इनको हर रोज महाराष्ट्र लूटने का। और ये हमारे नुमाइंदे कहते हैं कि हम यहाँ पे छत्रपति का नाम लेते हैं। जब ये छत्रपति का नाम लेते हैं, मैं आपको बोलता हूँ छत्रपति शर्मसार होते होंगे। ये ध्यान में रखना होगा। ये खोके बोके हटाने होंगे। किसी को भी लाइए, बिना बिकने वाला आदमी चाहिए। यदि वो पैसों के लिए बिकता हो तो फिर आपने किसको भेजा? एक व्यापारी को भेजा। वो 50 करोड़ में बिका नहीं है, उसने 50 करोड़ में पूरा नासिक बेच दिया, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी बेच दी, पूरा मतदाता बेच दिया। क्योंकि जिसने उसको मतदान किया वो उसके साथ जुड़ के आता है। वो पाप आपके और मेरे सर पे रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि महाराष्ट्र की अस्मिता को जगाओ। सत्ता में कौन आएगा कौन नहीं, नेहरू के बाद से लगातार सवाल इस देश में है, हु आफ्टर नेहरू। लेकिन 143 करोड़ देश ने जब मंथन हुआ अमृत निकला है। कभी अटल जी निकले, कभी चंद्रशेखर निकला, कभी इंदिरा जी निकले, कभी राजीव जी निकले। हर एक में कमियां होती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से घटिया कोई नहीं था। कुछ तो अच्छा ही था। ये आदमी बता दे, मैंने कहा ना जब मुंह खोलता है तो झूठ बोलने के लिए। पहली बार इसने सच बोला। और किसी ने मुझे कहा मेरे ऑफिस में, बोला सर आप हार गए, आज पार्टी देनी पड़ेगी। मोदी जी ने सच बोल दिया। मैंने कहा दूंगा यार, बताओ। तो मेरे रिसर्चर ने मुझे एक वीडियो दिखाया जिसमें मोदी जी कहते हैं कि जब मैं युवा था और रेलवे में जाता था तो रेलवे में रिजर्वेशन नहीं मिलता था, सीट नहीं मिलती थी। तो मैं लोगों को बोलता था मुझे हाथ देखने आता है। और हाथ देखने के चक्कर में जगह भी मिल जाती थी, पानी भी मिल जाता था, चाय भी आती थी। और मुझे हाथ देखना आता नहीं था, मैं ऐसे ही बोलता था। पहली बार उन्होंने सच्चाई से बोला कि मैं झांसा दे के जगह बनाता था। ये ऐसा ही दिल्ली में झांसा दे के जगह बना गया। और ये बार बार झांसे देता है और हम झांसे में आते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई लड़ाई नहीं नरेंद्र मोदी जी से। मैं अब तक बोलता था कि मोदी जी की नियत और नीति पे मैं कभी उंगली नहीं उठाता। क्रियान्वयन 0 है। मुझे लगता था कि आदमी स्वच्छ है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का नग्न सत्य जब सामने आया तो मुझे लगा कि ये शातिर भ्रष्ट है। चोरी भी करता है, मुंह को लगने भी नहीं देता। ये उन लोगों में से है। लाइट मोड में एक पिक्चर आई थी अजय देवगन की, उसमें एक कैरेक्टर है एक कॉमेडियन का, जॉनी लीवर का। एक रेड लाइट एरिया में पुलिस रेड करती है, सबको पकड़ लेती है, जॉनी लीवर को भी पकड़ लेती है, सबको गाड़ी में बिठा के थाने में लाते हैं। जब एसीपी वहाँ से आते हैं तो देखते हैं कि ये सब लोग बैठे हुए हैं और जॉनी लीवर खड़ा होकर उनको भाषण दे रहा है। ये बहनें हैं, अरे इनकी ज़रूरतें हैं, तुम इनका शोषण करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो एसीएस भी पूछता है कौन है? बोले मैं समाज सेवी हूँ सर, मैं कोठे पे गया था इनको सुधारने के लिए, और रेड हो गई, मुझे भी लाया। तो इतने में एक हवालदार कहता है साहब ये हर रेड में मिलता है और ये बिना कपड़े का ही मिलता है, और ये हमेशा सोशल बोलता है कि सोशल सेवक हूँ। तो बोलते कपड़े उतारो, इसको भेज दो घर। फिर वो कुछ पेड़ पौधे के बना के पीछे बकरी बिकरी लगती है, बड़ा कॉमेडी सीन है। वही हमारे देश में चल रहा है। पूरा रेड हो गई, सर्वोच्च न्यायालय ने रेड की, इलेक्टोरल बॉन्ड का नग्न सत्य सब सामने आया, और हमारा जॉनी लीवर कहता है मैं तो ट्रांसपेरेंसी करने गया था।
किसको उल्लू बना रहे हैं? किसको उल्लू बना रहे हैं? ये देश अशिक्षित है, ये देश पीड़ित है, ये देश असमानताओं से भरा हुआ है, ये देश गरीब है, ये देश संघर्ष करने वालों का है, लेकिन ये देश मूर्खों का नहीं है। ये बात बताने का समय आ गया है कि मूर्खों के हाथ में यदि वस्तुरा देंगे तो सबको काटेगा, हम वो बंदर मत होइए। बता दीजिए ताकत आपके उस मतदान की। ये भाषण देने का मतलब सिर्फ आके बोलना या पब्लिसिटी लेना नहीं है। भगवान के दया से मैं अब इस वीडियो से मैं तंग आ चुका हूँ। कई बार इतनी पहचान बढ़ती है कि आदमी का प्राइवेट लाइफ खत्म हो जाता है। पब्लिसिटी के लिए नहीं आया हूँ। मुझे लगता है कि 4 जनवरी तक जितना यज्ञ में आहुति में डाल सकता हूँ मैं डाल रहा हूँ, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, क्योंकि यहाँ से मैं वापस जाऊँगा। एक दिन मैं रहूँगा दिल्ली में ऑफिस में। 22 तारीख को 23 तारीख को इलाहाबाद में भाषण है, 24 तारीख को सतना में है, उसके बाद वापस आऊँगा 27, 28, 29 पूना, सातारा, कोल्हापुर, 3 जगह भाषण है। लगातार फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ और लगातार लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। झांसे में मत आइए, सपने में मत आइए। 2047 में क्या होगा ये मत देखिए, 2025 में क्या होगा, 2024 में क्या होगा इसका ध्यान देखिए। इतना दूर का भविष्य मत देखिए, वर्तमान में रहिए। आपका दायित्व है अपने आने वाली पीढ़ी को जवाब देना। हमारे जितने भी लोग हैं, इसमें कुछ युवा हैं, कुछ हमारे उम्र के हैं। हमने हमारी ज़िंदगी जी ली। आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसी कुछ गलती मत करके जाइए। मैंने कहा था आपको, बॉन्ड का उदाहरण दिया था। बॉन्ड लिए जाते हैं 3 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल। मोदी जी ने 2023 में 50 साल के बॉन्ड खरीदे हैं। इसका भुगतान 2073 की सरकार करेगी। 2073 में जो प्रधानमंत्री होगा वो क्या कोसेगा कि कैसी सरकारें थी, इतना बड़ा कर्ज छोड़ के गया है। और उसे लोग गाली देंगे कि तू इतना पैसा आने के बाद भी हमारे लिए अच्छा नहीं कर सकता। वो बोलेगा पुराना पाप तो धोने दो। इनका पाप करने का क्वांटम भी इतना है कि आने वाले 100 साल के लिए कर्जा छोड़ के जा रहे हैं। इनको कहीं रोकना होगा, और ये रोकेंगे सिर्फ। और डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला है, उस पर विश्वास रखिए। पहले फेज़ में मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत पीछे गए ये, और अभी भी ये 400 पार का नारा कहते हैं, ये 200 पार मुश्किल में हो रहे हैं। 273, 72 के लाले पड़े हैं। और यदि 400 जिसको होते तो नासिक शहर के लिए इंपॉर्टेंट बात है। यदि जिसके पास 400 की गारंटी होती, वो जिस आदमी का 1% वोट शेयर भी नहीं, राज ठाकरे उसका फूलों से स्वागत नहीं करता। और राज ठाकरे आपको अच्छी तरह जानते हैं, उसके पास भी नासिक का ब्लूप्रिंट था। वो एक झांसाराम यहाँ से निकले, अब बड़े वाले झांसाराम के नीचे चले गए। तो ये सारे इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं, एक सीट राज्यसभा की बेच के आप नांदेड़ की सीट कंफर्म कर रहे हो। एक लोकसभा की कीमत एक राज्यसभा सीट। देखिए क्या समय आ गया बीजेपी में। एक लोकसभा की सीट, उसके लिए एक भारत रत्न चरण सिंह को, ताकि एक सीट आ जाए। होता क्या है, जब आपके पास चीज़ें नहीं होती तो महंगा चीज़ का महंगी कब होती है। रेमडेसिविर 2-2 लाख का कब बिका, जब ज़रूरत थी और माल नहीं था। ये वही कोविड का समय है, बीजेपी में कोविड हुआ है, मरणासन्न स्थिति में पड़ी हुई है और माल नहीं है। तो ये माल की कीमत लग रही है, किसी को भारत रत्न, किसी को क्या तो किसी को क्या है। लेकिन अब बीजेपी में विद्रोह हो रहा है। गुजरात जैसे राज्यों में लोग टिकट वापस कर रहे हैं, गुजरात जैसे लोग खुल के बोल रहे हैं। आज एक बड़े तगड़े नेता ने यूपी के पत्र लिखा नरेंद्र मोदी को, जिस हिसाब से आपने जिन बाहर के लोगों को टिकट दिया, मोदी जी 400 का सपना छोड़ दीजिए, कभी जीवन में नहीं हो सकता पूरा। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं। इसलिए जितने अंधभक्त कहते आएगा तो मोदी ही, उससे दुगनी ताकत से हमको बोलना पड़ेगा जाएगा तो मोदी ही। सवाल मोदी के खिलाफ का नहीं, मोदी जी जाएगा इसलिए बोलना पड़ रहा है। मोदी जी जाएगा तो लोकतंत्र आएगा, मोदी जी जाएगा तो संविधान रहेगा।
मोदी जी जाएगा तो देश विकसित होगा, मोदी जी जाएगा तो भगवान को छोड़ के इंसान पे भी काम होगा। इसके लिए हमें ज़रूरत है। बहुत देर बोला, गला भी तकलीफ दे ही रहा है। आप लोग आए, आप लोगों ने सुना और इतनी तादाद में आ गए, ये मेरा सौभाग्य समझता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, यूट्यूब पे कुछ प्रोग्राम करता हूँ और ऐसा भी नहीं कि कोई मैं बहुत तीर मारता हूँ। सिर्फ लोग सवाल पूछने से डरते हैं, मैं सवाल पूछता हूँ क्योंकि मुझे डर नहीं है। और मुझे डर इसलिए नहीं है, कई बार पूछते लोग तुमको डर नहीं लगता क्या? जिसके पीछे इस देश के 143 करोड़ में से 100 करोड़ लोगों की दुआएं हों, मैं उस पर विश्वास रखता हूँ। इसलिए भैया आप सबकी दुआएं मेरे पीछे हैं। मैं लगातार नए नए विषय पे भी हम बोलते रहते हैं। न्यूज़ लॉन्चर करके हमारा वेंचर है, आप सब्सक्राइब करिए, कोई पैसा नहीं लगता, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ कहते हैं सब्सक्राइब करिए। हम गलत हो तो उसमें पोजीशन है कि आप बाकायदा हमको मैसेज दे के बोल सकते हैं कि ये आपने तथ्यात्मक गलती की, हम उसको भी माफ़ी मांगते हैं क्योंकि इंसान है, गलतियाँ होती हैं। लेकिन गलती बार बार रिपीट करने के लिए मैं नेता भी नहीं हूँ, ये भी बात बता दूँ। तो आप सब आए, आयोजकों के लिए मुझे बुलाया, इज्जत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोग जय हिंद जय महाराष्ट्र बोलते हैं, हमने उन नेताओं के लिए दिया है। मैं जाते समय इतना ही बोलता हूँ, जय लोकतंत्र, जय संविधान।